देखिए, मैं अगर ईरान की साइड से बोलूं और अगर मैं हिस्टोरिकल एविडेंसेस के बेसिस पे बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि अगर ईरान में थोड़ी सी भी सेंस बोलूंगा होगी इस समय उस कंट्री में तो वो ऐसा कुछ करेगा। एक चीज आप देखिए, अभी जो कर्नल त्यागी कह रहे थे ना, एंड आई कंप्लीटली अग्री के जिस तरह से इजराइल ने अटैक करा है, इट्स अ ब्यूटीफुल अटैक और हम जानते हैं कि इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। जिस तरह उनके कमांडर्स मारे गए हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ऑलमोस्ट 20 कमांडर्स हैव बीन किल्ड, मल्टीपल न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैव बीन किल्ड, और बहुत अच्छा अटैक है। लेकिन जहां पे क्वेश्चन आता है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, इट्स अबाउट एस्केलेशन। अगर ये वॉर एस्केलेट होती है तो क्या होगा? जहां तक हम सारे बैठे हैं और एक ही चीज पे आई एम श्योर अग्री करेंगे कि एस्केलेट होगी नहीं। आज नहीं तो कल अमेरिका या बाकी कंट्रीज, अरब कंट्रीज इंटरवीन करेंगी। लेकिन अगर ईरान का इरादा कुछ और है कि नहीं बस हो गया है और मुझे एक बदला लेना है, तो आई डोंट थिंक इजराइल विल बी एबल टू स्टॉप। अभी हम डैमेज। चोपड़ा साहब बने रहिएगा, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। इजराइल के 2 फाइटर जेट मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। फ्रेश अटैक लॉन्च किए गए थे जब F-35 लड़ाकू विमान गिराए गए। ईरान की तरफ से यह बड़ा दावा है और ये अपने आप में खास और बड़ा दावा इसलिए भी क्योंकि लगातार चूंकि 30 घंटे पहले इजराइल की तरफ से अटैक किया गया, उसके बाद वापस से जब ईरान की तरफ से रिटेलिएशन हुआ था बीती रात, तो इस सब के बीच में इजराइल की तरफ से फिर से उड़ान भरी थी 100 से ज्यादा जेट्स ने, और इन 100 से ज्यादा जेट्स ने ईरान को टारगेट करने की कोशिश की थी। फ्रेश अटैक्स में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। लेकिन अब जो दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से, वो दावा यही कि 2 फाइटर जेट जो F-35 शामिल हैं, नेक्स्ट जनरेशन ये विमान है, उसको लेकर ये मार गिराए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। इजराइल के 2 पायलट को कब्जे में लेने का दावा भी ईरान की तरफ से यहां पर किया जा रहा है। तो इजराइल के 2 पायलट ईरान के कब्जे में हैं। इजराइल के 2 फाइटर जेट ईरान ने मार गिराए हैं। ये बड़ा दावा ईरान की तरफ से यहां पर किया जा रहा है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर लगातार इस वक्त आपके सामने। इजराइल के 2 फाइटर जेट मार गिराने का दावा यहां पर ईरान की तरफ से किया गया है, और यह बड़ा दावा यह भी कि F-35 लड़ाकू विमान ईरान ने मार गिराए हैं और इजराइल के 2 पायलट जो हैं वो ईरान ने अपने कब्जे में भी ले लिए हैं। तो पहले जब हमला हुआ था तो लगातार अक्टूबर 2024 के बाद ही ऐसा मौका था जब इजराइल की तरफ से अचानक से हमला किया गया। 100 से ज्यादा फाइटर जेट ईरान के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने बैक टू बैक हमले किए, जिसमें न सिर्फ 20 कमांडर मारे गए ईरान के, बल्कि उसके 6 साइंटिस्ट की भी मौत हो गई। लेकिन इसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल से हमला ईरान की तरफ से किया गया और जब इसके बाद वापस रिटेलिएशन हुआ, ये देखिए तस्वीरें भी आ गई हैं, फाइटर जेट जो मार गिराए हैं उसकी तस्वीरें। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इजराइल के फाइटर जेट को मार गिराने का दावा जो ईरान की तरफ से किया जा रहा है। इन ईरान एयर डिफेंस ऑपरेशन जो वहां पर एक्टिव हुआ था, जेट के उसकी सीमा में दाखिल होते ही उन्होंने इस तरह से उसे नेस्तनाबूद कर दिया, जेट को मार गिराया। 2 इजरायली पायलट को कब्जे में लेने का दावा भी ईरान की तरफ से यहां पर किया जा रहा है। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी मेरे साथ बने हुए। संजीव, किस तरह के अपडेट्स है ईरान के दावों को लेकर, और दूसरी उस पर भी अपडेट जरूर दीजिएगा जो बात ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच बात को लेकर आ रही थी। प्लीज संजीव। देखिए, ये दावा अभी ईरान की मीडिया में सामने आ चुका है और वहाँ के जो आधिकारिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कहा है कि F-35 के 2 फाइटर जेट्स को ईरान ने मार गिराया है और ये दोनों फाइटर जेट्स अमेरिकन मेड फाइटर जेट्स मार गिराए गए हैं और पहली दफ़ा होगा कि कोई देश F-35 को शूट डाउन करने में सक्सेसफुल हुआ है। अब इस दावे की आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, उनका भी सत्यापन बाकी है, लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि ईरान ने F-35, क्योंकि आप जानते हैं 5th जनरेशन फाइटर्स हैं और इस तरह के विमान, सुसज्जित विमान अगर मार गिराए जाते हैं तो जाहिर है कि ये F-35 का जो अपना बाजार है दुनिया में, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा झटका होगा। ये तो पहली खबर हो गई। और दूसरी, आपने वो जो जानकारी मांगी थी, ये सच है कि मोहम्मद बिन सलमान और राष्ट्रपति ट्रंप, इन दोनों के बीच बातचीत कल हुई है और ये बातचीत हुई है जब इजराइल ने अमेरिका के ऊपर हमला किया था उसके बाद, और ये बातचीत इस संदर्भ में हुई है कि शांति से क्या कोई समाधान निकल सकता है। शांति की बात अमेरिका कर रहा है, लेकिन
इजराइल द्वारा ईरान पर हमला किए जाने के बाद और उसका जो टारगेटेड लक्ष्य था, वो लक्ष्य जिसके तहत जो परमाणु फैसिलिटीज थी उसके ध्वस्त किए जाने का लक्ष्य जो था, उसके बाद उन्होंने बातचीत करनी शुरू की है। क्या ये डी एस्केलेशन की बात तब कही गई जब लगातार बैक टू बैक बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल को टारगेट किया गया? और क्या सवाल इसको लेकर भी है कि ये बात इस्माइल हानिये की मौत की नहीं है, जो हमास का चीफ था और जिसे ईरान के अंदर इजराइल ने मार दिया था। इस बार तो सीधे तौर पर ईरान की जो टॉप लीडरशिप है, उसकी आर्म्ड फोर्स की, जिसकी अलग अलग विंग्स के जनरल्स को मार गिराया, जिसके 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार गिराया इजराइल ने। क्या ईरान इतनी आसानी से कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन में होगा? क्या मार खाने के बाद ईरान समझौता करेगा? जब तक वो मारेगा नहीं इजराइल को, क्या आपको लगता है ये मुमकिन है? बिल्कुल, देखिए, कई दफ़े जो फैसले होते हैं सरकारें इसलिए लेती हैं क्योंकि वहाँ उनके लोग चाहते हैं कि वो फैसले लिए जाएं। आप ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी एक दबाव को आपने महसूस किया होगा। ठीक उसी प्रकार जब कल शाम ये तस्वीरें आई थी कि तेहरान की सड़कों पर ईरान के लोग निकले हुए हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई की जाए, तो क्या मूड है वहाँ के लोगों का, ये स्पष्ट था। और उसके बाद वो जो अपॉइंटमेंट्स हुई थी, आप जानते हैं टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बाद नए अपॉइंटमेंट्स फौजियों की किए गए थे, जो टीम लीडर्स होते हैं सभी उनके किए गए थे और वो एक्शन में आए हैं। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से वहाँ के सुप्रीम लीडर खामेनी ने देश को संबोधित किया और फिर रात में हमले शुरू हो गए। जाहिर है कि अभी स्थिति ऐसी नहीं है, इतना ज़बरदस्त हमला इजराइल का हुआ था कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ की बातचीत हो जाए, पर इस बात की संभावना को तलाशने वाले कौन हैं उस क्षेत्र में, उनकी पहचान हो चुकी है। मोहम्मद बिन सलमान अमूमन इस तरह के कार्यों में अमेरिका का साथ देते रहे हैं और ये जिम्मेदारी उनको मिली है। अब ऐसे में जबकि एक राउंड इजराइल कर चुका, एक राउंड ईरान कर चुका, अब क्या इस बात की संभावना बनती है? शायद इस ओर बहुत से लोग सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है। कर्नल शुभांकर मिश्रा, अमेरिका की भूमिका को लेकर तो ये साफ है कि वो फ्रॉम द डे वन इजराइल के साथ खड़ा है, सॉलिडारिटी दिखाता आया है। दूसरी तरफ वो निष्पक्ष होने का दावा भी करता रहा है। लेकिन क्या ट्रंप को या अमेरिका को सुनने के मूड में फिलहाल की कंडीशन में, इन फ्रेश अटैक्स के बाद, पिछले 32 से लेकर 36 घंटों में जो कुछ भी हुआ है, ईरान या फिर इजराइल, क्या कोई भी अमेरिका को सुनने को तैयार होगा या सुनने को तैयार है? अमेरिका की रजामंदी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के बिना ये अटैक नहीं कर सकता था, या क्लियर कट बात। रहा सवाल ईरान का, ईरान इस समय अमेरिका की नहीं सुनेगा, ये भी उतना ही स्पष्ट है। सिचुएशन बहुत ही ट्रिकी है। ट्रिकी मैं इसलिए कह रहा हूं कि अरब देशों का एक जो क्लियर मत है, वो मत ये है कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको हमेशा से ईरान से डर लगता है। दूसरी तरफ वो ये नहीं चाहते कि इजराइल ईरान के खिलाफ इस युद्ध में ज्यादा ताकतवर बनकर उभरे। तो अरब देशों के साथ भी एक दुविधा की स्थिति है। उसी के साथ ये भी उतना ही बड़ा फैक्ट है कि अरब देश अमेरिका के साथ शुरू से हैं, चाहे वो कतर हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, और वो अमेरिकन इंटरेस्ट के बिना आगे नहीं चल सकते। तो ये एक तरीके की खिचड़ी बन रही है जिसमें चीजें इतनी जल्दी स्पष्ट नहीं होंगी, और ये एक ऐसा डिप्लोमेटिक हैसल है जिसको क्लियर करने में काफी समय लगेगा। यहां अगर आप देखें तो ईरान की हालत तकरीबन वैसी है जैसी हिंदुस्तान की हालत कई बार हो जाती है कि आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन आपको मोरल सपोर्ट देने के लिए कई लोग खड़े होते हैं। आज अगर आप देखें तो पाकिस्तान ईरान के मोरल सपोर्ट पे खड़ा है, पाकिस्तान ईरान के साथ होने की बात कर रहा है, और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान अपने जेट्स ईरान बॉर्डर पे उड़ा के ये पता कर रहा है कि ईरानी एसेट्स कहां पे, और वो इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के मार्फत इजराइल के पास जा रही है। तो ये एक तरीके की बहुत ही भयानक सी खिचड़ी है जिसमें हर देश अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलने की कोशिश करेगा। रहा सवाल, जहां तक कर्नल त्यागी साहब ने या स्क्वाड्रन अक्षय ने कहा, ईरान को आप एक न्यूक्लियर पावर बनने से बस उस समय तक ही रोक सकते हैं जब तक उसके पास इनरिच्ड यूरेनियम नहीं। और आज के इस दौर में जबकि टेक्नोलॉजी आपके पास इस तरीके से विस्तारित हो चुकी है कि न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे बनता है इसका नॉलेज हर किसी को है, जो कमी है वो कमी सिर्फ आपके पास न्यूक्लियर फ्यूल की है और हाई एंड इक्विपमेंट की है। हाई एंड इक्विपमेंट भी अब आज के दौर में इतना मुश्किल नहीं बचा, तो सिर्फ फ्यूल की बात है। और यही कारण था
कि यूएस के निर्देशन में इजराइल में, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि यूएस के निर्देशन में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फ्यूल के ठिकानों पर हमला किया, और उसका कारण यह है कि अमेरिकन कोशिशों के बावजूद ईरान टेबल पे नहीं आ रहा था इस समझौते के लिए, जो कि काफी दिनों से कोशिश की जा रही है। तो यहां पे अगर फिर से मतलब मैं बार बार खींच के इसको आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे ले जा रहा हूं, अगर आप देखें ईसाई, यहूदी और इस्लाम में भी कौन सा सेक्ट, शिया, ये तीन एक तीसरे से भिड़े हुए हैं। सुन्नी सेक्ट के सारे नुमाइंदे इस समय शांति से खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं और मूस जवानी बातें कर रहे हैं, कोई भी किसी के साथ खड़ा नहीं दिख रहा। तो यहां पे उन्हें यह भी तो दिख रहा होगा कि हिस्टोरिकल फैक्ट यह भी है कि आप भले ही फिलहाल सेक्ट के नाम पर अलग अलग रहिए, लेकिन लीबिया का हाल भी सबने देखा है, और इसी तरह के खतरनाक हथियारों को लेकर इराक पर जिस तरह के आरोप थे और उसके बाद इराक की बर्बादी भी सबने देखी है, तो अगला नंबर फिर इनका भी होगा। क्या यह बात भी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को परेशान कर रही होगी? सवाल इसको लेकर भी है। और दूसरी तरफ टीपी त्यागी, जरा बताइए प्लीज। हाँ प्लीज कंप्लीट। मैं 1 मिनट लूंगा। हाँ प्लीज कर्नल मिश्रा प्लीज कंप्लीट। है जो कि सारे अरब देशों को परेशान कर रही है, और आपने बिल्कुल सही कहा, और यही कारण है कि कोई भी अरब देश खुल के अमेरिकन हितों के खिलाफ जाने की बात नहीं कर रहा है, चाहे दिल में उनके लिए कोई भी भावना हो, बट वो खुले तौर पे अमेरिकन इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाने की हिमाकत नहीं कर सकते हैं। जब तक कि ये पेट्रो डॉलर की व्यवस्था नहीं बदलती, जिसको अमेरिका किसी सूरत में बदलने नहीं देगा, स्पेशली अभी का जो यूनिपोलर वर्ल्ड है, उस हालत में जब तक पेट्रो डॉलर की डिपेंडेंसी है, तब तक किसी भी सूरत में अरब कंट्रीज अमेरिकन इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जाएंगी, और ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी। और आपने बहुत सही कहा कि हो सकता है कि ये एक बार तूने कर लिया, एक बार मैंने कर लिया, इसके बाद अभी एक सीजफायर की स्टेट आ जाए और चीजें यहीं पे थम जाएं, लोग इंटरवीन करें। लेकिन इस सबके बीच एक बड़ी अपडेट ये जरूर है कर्नल मिश्रा कि जो छठवें दौर की बातचीत होनी थी ईरान और अमेरिका के बीच में, वो बातचीत नहीं होगी, इतना ये साफ हो गया है। ज्यादा वक्त की कमी है, ज्यादा वक्त आज नहीं दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। तमाम अपडेट खबरें जारी रहेंगी, लेकिन इतना तो तय है कि इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच जो भी पिछले 30 से लेकर 36 घंटों में शुरू हुआ है, फिलहाल वो इतनी आसानी से यहां खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कितना आगे, कितनी दूर तक ये जाएगा, किसको कितना नुकसान इसका उठाना पड़ेगा, और बातचीत के लिए कौन लोग अब मध्यस्थता या मीडिएशन के लिए सामने आएंगे, इस पर नजरें हमारी बनी रहेंगी। एक छोटे से ब्रेक से लौटकर फौरन आपको देंगे तमाम अपडेट्स, तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।